बहनों और भाइयों, यहां से यह भाग नंबर 2 शुरू होता है। चर्चा में आपके सामने कर रहा था, सारे के सारे देश के अंदर नेताजी की बीमारी का समाचार फैला हुआ था और महल के अंदर नजर बंद कर दिया गया था नेताजी को। और क्या होता है लोगों, लो सुनो। ओ ठोर ठोर मच रहा शोर, ठोर ठोर मच रहा शोर, बोस की बीमारी का। लेकिन ये प्रोग्राम था कहीं जाने की तैयारी का हो। ठोर ठोर मच रहा शोर, बोस की बीमारी का लेकर अपना गाड़ी का हो। ठोर ठोर मच गया शोर। भाई कहते थे नर नार बाबू, बोस बचना मुश्किल है। कहते थे नर नार बाबू, बोस बचना मुश्किल है। बाल बंका कैसे हो जिसका हर दिल के अंदर दिल है। काफिल है वो पैरे वाला, काफिल है वो पैरे वाला, ध्यान ना जिम्मेदारी का हो। ठोर ठोर मच रहा शोर, उसे वो बोस की बीमारी का। सियारी का हो। ठोर ठोर मच गया शोर। भाई ये थी घटना याद उसे शिवाजी के जीवन की रे। ये थी घटना याद उसे शिवाजी के जीवन की। उसने भी परवाना मनी औरंगजेब शासन की। फैशन की कर पलट चलूं, फैशन की कर पलट चलूं, दिखा करिश्मा होशियारी का हो। ठोर ठोर मच रहा शोर, बोस की बीमारी का। लेकिन किसी को ये पता नहीं था की तैयारी का हो। ठोर ठोर मच गया शोर। और लोगों, बहनों और भाइयों, सोच रहा था कि यदि मैं महल के अंदर नजरबंद रहा और यहाँ महल के अंदर ही रहता रहा तो आजादी की लड़ाई अधूरी रुक जाएगी। मेरी भारत माता को आजादी फिर कौन दिलाएगा। बस उस महल से निकलने का कार्यक्रम बना दिया भाई नेताजी सुभाष बाबू ने। वो जो लड़की कुसुम इसका खाना लेकर के आती थी, उस कुसुम से कहा कि बेटे कुसुम मेरे पास आओ। अपने पास कुसुम को बुला करके अपनी भाभी के नाम एक पत्र, एक चिट्ठी लिख दी सुभाष बाबू ने। और उस पत्र में लिख दिया कि भाभी मुझे कुछ थोड़ा सा सामान चाहिए, वो सामान इस टिफिन के अंदर बंद करके भेज दे। और सामान क्या मंगवाया? तुर्की टोपी, अचकन,
और जो है सिलवार, पिसोरी, चप्पल, ये सारे का सारा बाणा जो है, जो मुस्लिम इसको बना सकता था, ये मुस्लिम बाणा ये मंगवा लिया। बहनों और भाइयों, कुसुम ने कहा ठीक है, सारा काम होगा। और कुसुम ने जाकर के वो चिट्ठी सुभाष की भाभी जी को दे दी। भाभी ने चिट्ठी को पढ़ा, सारा सामान जो सुभाष बाबू ने मंगवाया था वो कुसुम के द्वारा जो है पहुंचा दिया गया उस महल के अंदर, उस मकान के अंदर। बस बहनों और भाइयों, 1 महीना रहते रहते हो चुका था। सुभाष बाबू ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी और ये किसी और से, पुलिस वगैरह से, किसी से मिलता नहीं था, लुक छिप करके रहता था वहां अंदर कमरे में। दाढ़ी बढ़ा ली और इसने तुर्की टोपी अपने सर के ऊपर लगा ली, अचकन पहन लिया, दाढ़ी बढ़ाई चुका था और ढीला सिलवार पहन करके बहनों और भाइयों रात को 12 बजे, क्योंकि दिन में जनरंजन जो है अपने पुलिस के काम से सारा दिन शहर के अंदर घूमता रहा, किसी और पुलिस वाले की ड्यूटी जनरंजन वाले दरवाजे पर लग गई थी, सारा दिन ये घूमता रहा। लेकिन जब वापिस आया रात को पहरा देने के लिए सुभाष का, तो बार बार जनरंजन पुलिस कप्तान को नींद सता रही थी, बार बार इसको नींद आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये आंखों के ऊपर पानी के छबके मारकर नींद को भगा रहा था। सुभाष बाबू ओट में खड़े होकर के देख रहे थे कि कब जनरंजन को नींद आए और कब तू जो है इस महल से बाहर निकले। बस बहनों और भाइयों, जनरंजन को नींद आ गई थोड़ी देर के लिए, 2-4 पल के लिए जनरंजन को नींद आई थी और कमरा खोल करके सुभाष बाबू जो है निकल पड़े उस महल से। और महल से जब निकल पड़ते हैं तो क्या होता है, लो सुनो भाई। तुर्की टोपी, अचकन दाढ़ी, ढीला पहन सलवार चल्या। तुर्की टोपी, अचकन दाढ़ी, ढीला पहन सलवार चल्या। पिसोरी चप्पल पैरों में, मुस्लिम बानादार चल्या। बाहर चल्या कटने में बंधन, बाहर चल्या कटने में बंधन, अपनी इसम है तारी का हो। ठोड़ ठोड़ मच गया शोर उसे होश की बीमारी का, पता नहीं था कैसे जानदारी का। वो ठोड़ ठोड़ मच गया शोरे। महल के अंदर से सुभाष बाबू जो है बाहर निकल गए और जब सड़क पर आए ना लोगों, तो सड़क पर ही आए थे। इतनी देर में पुलिस कप्तान जनरंजन की आंख खुल गई और सामने ध्यान पड़ा तो सड़क के ऊपर जो है मुस्लिम बाणे के अंदर एक मौलवी दिखाई देता है। बस पुलिस कप्तान जनरंजन ने कहा, रे कौन हो? एकदम से सुभाष बाबू ने कहा कि मैं कहीं बाहर से आया हूं और काम से जा रहा हूं। लेकिन जनरंजन ने कहा, ठहर जाओ वरना तुम्हें गोली मार दी जाएगी। मजबूरन सुभाष को बहनों और भाइयों रुकना पड़ा। सवाल जवाब होने लगे पुलिस कप्तान जनरंजन और सुभाष बाबू के, और क्या बातें हो रही थी। पहरेदार ने कौन कहा, इसने कहा जियाउद्दीन है। पहरेदार ने कौन कहा, इन्हें कहा जियाउद्दीन है। इसने कहा तेरी जाति क्या, इसने कहा मुसलमीन है। यकीन है होगा कहना, यकीन है होगा कहना, पूरा प्रेमी प्रचारी का हो। ठोर ठोर मच रहा शोर अब होश की बीमारी का हो, लेकिन फिर कोई पता नहीं था इसमें तैयारी का। हो ठोर ठोर मच गया शोर। और लोगों, पुलिस कप्तान जनरंजन ने कहा कि तुम कौन हो? इसने कहा मेरा नाम जियाउद्दीन है। इसने कहा रात के 12-1 बजे तुम कहां से आए हो? कि मेरी बेगम बीमार है, मेरी बीवी बीमार है और डॉक्टर लेने के लिए मैं कहीं जा रहा हूं।
बहन और भाइयों, सुभाष इसकी पहचान में नहीं आया और पुलिस कप्तान जनरंजन ने एक डंडा मार करके कहा, भाग जाओ, बदतमीज आ जाते हैं सताने के लिए, रात के 12 बजे हैं और तुम जो है डॉक्टर की तलाश में घूम रहे हो, भाग जाओ। भगा दिया। बहन और भाइयों, 4 कदम जो है सुभाष बाबू आगे बढ़े थे, बस खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुभाष बाबू एकदम से उछल पड़े, दौड़ पड़े और मन में इतनी खुशी हुई कि आज जिस कार्यक्रम के मैं चला हूं, अब सफलता जो है मुझे अवश्य में मिलेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आज मैं बंधन तोड़ करके चल पड़ा हूं। और बहन और भाइयों, जो कार्यक्रम बनाया गया था उसी के आधार पर इसका एक दोस्त था मुसलमान, उसका नाम था हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान के पास ये जो है पहुंचा, उस बाणे के अंदर जाकर के इसने जो है अभिवादन किया जाकर के। हबीबुर रहमान की ये पहचान में नहीं आया। हाथ जोड़कर रहमान ने कहा कि भाई साहब आप कौन हो? बस इतनी ही शब्द कहा था, सुभाष बाबू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कुछ देर तो मौन रहे, बोले नहीं। हबीबुर रहमान ने कहा, अरे भाई साहब आप कौन है? सुभाष ने कहा, अरे रहमान क्या मैं तुम्हारी पहचान में नहीं आया? जब ये बात कही बहनों और भाइयों, रहमान ने कहा, बाबूजी आप? कि हाँ, आज मैं जो है आजाद होकर के आया हूं और जो मैंने तेरे से सहायता मांगी थी वो सहायता तैयार होगी। कि हाँ, सारे का सारा सामान तैयार है। बहनों और भाइयों, 1-2 ड्रेस जो है फ्रांसीसी ड्रेस सुभाष चंद्र बाबू को दे दी गई। और दोस्तों और बुजुर्गों, इस हबीबुर रहमान नौजवान ने इसकी बड़ी मदद की और सुभाष बाबू जो हैं चल देते हैं। कलकत्ता से जो गाड़ी दिल्ली के लिए आती थी, रेलगाड़ी, उस गाड़ी में सवार हो जाते हैं और सफर करते हुए जा रहे थे। बहनों और भाइयों, कुछ रुपया पैसा भी रहमान ने सुभाष बाबू को दिया था। रेलगाड़ी भगी जा रही थी। इधर जब सवेरा हुआ, सवेरा होते ही बहनों और भाइयों जनरंजन का ध्यान पड़ा। कमरे के अंदर, सुभाष के कमरे के अंदर जाकर के देखा तो आज पहले की तरह से जो सुभाष बाबू दिखाई देते थे, जो हरकतें होती थी कमरे में इधर उधर, वो कोई हरकत नहीं हुई। बस एकदम से सीटी बजा दी जनरंजन ने और कह दिया कि सुभाष फरार हो चुका है हमारी नजरबंदी की इस कैद से। दोस्तों और बुजुर्गों, जनरंजन ने विचार किया सुभाष कहां जा सकता है। दिमाग लड़ाया और दिमाग लड़ाते लड़ाते इसके दिमाग में एक बात आई कि सुभाष आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जो है ये रेलगाड़ी में बैठ करके दिल्ली जाएगा और दिल्ली से शायद लाहौर की तरफ को रवाना होगा। बहनों और भाइयों, सुभाष बाबू तो जा रहे थे रेलगाड़ी के द्वारा जो 1 बजे चलती थी कलकत्ता से दिल्ली के लिए। इसने विचार किया कि काफी समय बाद वो गाड़ी जो है दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। अगर मैं हेलीकॉप्टर लेकर के चलूं तो सुभाष से पहले दिल्ली पहुंच सकता हूं और वहां जाकर के उसको गिरफ्तार कर सकता हूं। बस बहनों और भाइयों, सुभाष बाबू जा रहे थे, इधर से हेलीकॉप्टर में सवार होकर जनरंजन भी चल दिया। पुलिस के जवान जो थे वो भी अपने अपने तरीके से दिल्ली की तैयारी कर रहे थे। लेकिन सुभाष बाबू ने मन में विचार किया कि शायद तुम्हारा पता लग चुका होगा भागने का, फरार होने का। जनरंजन शायद विमान के द्वारा आ सकता है। परमात्मा बुद्धि देता है लोगों, इंसान को। सुभाष बाबू ने सोचा कि शायद दिल्ली स्टेशन पर तेरे साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। बस बहनों और भाइयों, दिल्ली से पहले ही एक स्टेशन के ऊपर सुभाष बाबू उतर गए और कई दिन तक उस एरिया में रहते रहे। लेकिन जनरंजन दिल्ली आकर के इंतजार कर रहा था। गाड़ी आकर के रेलवे स्टेशन के ऊपर उतरी। इसने पुलिस वाले जवानों से कह दिया कि दाढ़ी वाला वो मुल्ला की शक्ल में है, जितने भी मुल्ला गाड़ी के अंदर सबको नीचे उतारो। बहनों और भाइयों, पुलिस के जवान सबकी दाढ़ियां खींच खींच करके देख रहे थे। सरदार जी भी खड़े कर लिए, ठहरो सरदार जी, तुम सुभाष हो सकते हो। इसने कहा, प्रा जी मैं कहां का सुभाष हूं, मैं तो अमृतसर जा रहा हूं। सबकी दाढ़ियां चेक हो रही थी बहनों और भाइयों, लेकिन इनको कहीं भी सुभाष बाबू नजर नहीं आए, क्योंकि सुभाष बाबू तो पहले ही उतर चुके हैं। बस दोस्तों और बुजुर्गों, जनरंजन ने विचार किया कि दिल्ली से लाहौर वाली गाड़ी जो है उसमें सुभाष जाएगा और या फिर दिल्ली से जो कलकत्ता के बीच में रेलगाड़ी चलती है या इसमें, दोनों गाड़ियों के ऊपर पुलिस के जवानों का पहरा लगा दिया और अपने आप भी जो है सुभाष बाबू को गिरफ्तार करने की फिराक में रहता है। कई दिन के बाद सुभाष बाबू गाड़ी में बैठ करके दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर बहनों और भाइयों उतरे। जब ये दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर उतरे तो बहनों और भाइयों, इसने विचार किया, चिंतन किया कि जनरंजन से अगर मुलाकात हो गई तो
बहनों और भाइयों, चर्चा में आपके सामने कर रहा था, सुभाष बाबू जो है दिल्ली के स्टेशन पर आकर के उतरते हैं और इधर से जनरंजन और पुलिस के जवान जो है तलाश करने में लगे हुए हैं। बस दिल्ली से लाहौर वाली गाड़ी में जिस वक्त सुभाष बाबू चढ़े, डब्बे के अंदर इन्होंने जब दाखिल जब हुए तो बहनों और भाइयों ये देख करके हैरान भौचक्के रह गए कि जिस डब्बे के अंदर सुभाष बाबू चढ़े हैं सामने जनरंजन बैठा हुआ है। और दोस्तों और बुजुर्गों, जनरंजन का ध्यान पड़ा इस नौजवान के ऊपर जिन्होंने पहले वाला वेश जो है बदल दिया था, कपड़े बदल चुका था। ये बस दोनों की आपस में जो है बातचीत होनी शुरू होगी और दोनों के अंदर एक चर्चा चल रही थी। बाबू जो है हाथ में कुरान लेकर के, मौलवी तो बने हुए थे ही, हाथ में कुरान लेकर के कुरान पढ़नी शुरू कर दी और पुलिस कप्तान जनरंजन ने जो है बात शुरू की। और क्या होता है, क्या बातचीत होती है, लो सुनो। बैठ के डब्बे के दरमियान बाबू लोगों पढ़ने लग्या कुरान, बोल्या जनरंजन शैतान, अरे ये काम है बड़ा। बैठ के डब्बे के दरमियान बाबू पढ़ने लग्या कुरान, बोल्या जनरंजन शैतान, अरे यूं काम है बड़ा। बैठ के डब्बे के दरमियान बाबू पढ़ने लगे कुरान, बोले जनरंजन शैतान, अरे यूं काम है बड़ा। भाई ऊंचे स्वर से बोला पापी, कहिए जी मौलाना। ऊंचे स्वर से बोला पापी, कहिए जी मौलाना। पीछे कहां से आए हो, आगे कहां को जाना। पीछे कहां से आए हो, आगे कहां को जाना। माना हमने ये श्रीमान, हो जा दोनों की पहचान। बोल्या जनरंजन शैतान, अरे ये काम है बड़ा। बैठ के डब्बे के दरमियान बाबू पढ़ने लगे कुरान, बोले जनरंजन शैतान, अरे ये काम है बड़ा। जनरंजन कहने लगा, मौलाना साहब सुनाइयो, कहां से आए हो, कहां को जाना है, क्या तुम्हारा नाम है। बस सुभाष बाबू ने जनरंजन की बात सुनी और जवाब दे दिया। क्या कहा, अली मोहम्मद नाम है मेरा, दिल्ली में स्थान। बीमार होया मेरा छोटा भाई लाहौर के दरमियान। बीमार होया मेरा छोटा भाई लाहौर के दरमियान। वहां जाना है नौजवान, उसकी खुदा बचा ले जान। वहां पर जाना है नौजवान, उसकी खुदा बचा ले जान। बोलिया जनरंजन शैतान, अरे ये काम है बड़ा। डब्बे के दरमियान बाबू पढ़ने लगे कुरान, बोले जनरंजन शैतान, अरे ये काम है बड़ा। मेरा नाम अली मोहम्मद है और दिल्ली में रहता हूँ। लाहौर मुझे जाना है क्योंकि मेरा छोटा भाई है। लेकिन तुम्हारा क्या नाम है, कहां से आए हो, आपका क्या अता पता है। वो भी बहनों और भाइयों, जनरंजन भी अपना वेश बदल करके बैठा था, सादे कपड़ों में बैठा था। बस सुभाष की बात सुन करके जनरंजन अपना पता बताने लगा। और क्या बोला, बोला ओम प्रकाश है नाम मेरा, लाहौर मुझे भी जाना। भाई बहनों ही गिरफ्तार होया है, उसे छुड़ा के लाना। मेरा बहनों ही गिरफ्तार होया है, उसे छुड़ा के लाना। पहचाना खूब हैरान था मनी, बैग पे निशान। बोलिया जनरंजन शैतान, अरे ये काम है बड़ा। बैठ के डब्बे के दरमियान बाबू पढ़ने लगा कुरान, बोले जनरंजन शैतान, अरे ये काम है बड़ा। यूं बोला, मेरा नाम तो ओम प्रकाश है और मेरा बहनों ही गिरफ्तार हो गया लाहौर में, मुझे भी लाहौर जाना है। पर बहनों और भाइयों, सुभाष बाबू थोड़ी सी जरा सी गलती कर गए। एकदम से जब इसने झूठ बोला तो सुभाष बाबू को थोड़ा सा गुस्सा आया और गुस्से में एक बात कह दी जो कि सच्चाई थी। और क्या बोले सुभाष, क्यों झूठ बोलते हो भाई, जनरंजन है नाम तेरा। सुभाष वीर को टोते फिरते, ये है असली काम तेरा। सुभाष वीर को टोते फिरते, ये है असली
असली काम तेरा। सुखपाल होया हैरान लीना बाबू को पहचान बोलिया जनरंजन शैतान अरे ये काम है बड़ा। बैठ के डब्बे के दरमान बाबू पढ़ने लगे करान बोले जनरंजन शैतान अरे ये काम है बड़ा। ओ लोगों, जब सुभाष ने कहा क्यों झूठ बोलते हो, तुम्हारा नाम तो जनरंजन है और तुम्हारे इस बैग के ऊपर ये तुम्हारा नाम छपा है, तुम तो पुलिस कप्तान हो। बहनों और भाइयों, जनरंजन ने गौर से इस मौलाना के चेहरे की तरफ को देखा और चेहरा इसने पहचान लिया। अरे ये मेरे सामने बैठा हुआ नौजवान, ये जो मुल्ला के वेश में है, मौलाना के वेश में है, ये और कोई नहीं, ये तो सुभाष है और ये मुझे धोखा देना चाहता है। बस बहनों और भाइयों, टेलीफोन कर दिया आगे अगले स्टेशन के ऊपर के सुभाष जो है मेरे साथ डब्बे में है और आगे जो है पुलिस के इतने जवान मुझे रेलवे स्टेशन पर मिलने चाहिए। मेरे बिल्कुल सामने बैठा है, रिवॉल्वर मेरे पास है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं गोली भी चला सकता हूं। आगे जो है टेलीफोन करने लगा। पर बहन और भाइयों, सुभाष बाबू भी जो है समझ गए कि जनरंजन ने तुझे पहचान लिया है और अब वापिस जेल के अंदर तुझे डाल दिया तो आजादी की लड़ाई अधूरी रह जाएगी। और लोगों, अपनी भारत माता को याद किया, आंखों में आंसू आ गए। वही सुभाष के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, बार बार रुमाल का बहाना करके आंखों के सामने अड़ाकर आंसुओं को पोंछ रहा था और सोच रहा था कि आज अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो सारा किए कराए पर पानी फिर जाएगा। लोगों, रोता हुआ इस देश की हालत पर भारत का वो शेर एक बात कह रहा था और वो बात क्या है? लो भाई, बड़ा दर्दिला गीत लिखा है कवि ने। न्यू कर आई देश की याद बो सके, नैनों में जल भर गया, ये रे दोनों हाथ धरे छाती पे, नाड़ तले न कर गया। आई देश की याद वो सके, आँखों में जल भर गया, दोनों हाथ डर गया रे। आई याद याद देश की, आजादी की बेल बड़ी मेहनत के साथ लगाई थी, खून का पानी दे कर के पलकों से गरी नलाई थी। ये रो करके सर सब्ज बेल जब फल देने को आई थी, एक साथ सब फूल बुझे, कलियां भी मुरझाई थी, एक साथ सब फूल बुझे, कलियां भी मुरझाई थी। और जड़ में बैठा बेल एक रे, ओ जड़ में बैठा बेल एक, कौमी गद्दार कतर गया, दोनों हाथ धरे छाती पे, नाड़ तले न कर गया रे। याद देश की लोगों, तारीखों में सिर भर गया रे। आगे छाती पे, नाड़ तले न कर गया रे। आई याद देश की भाइयों, जिस तरह वीर प्रताप सिंह लेने चित्तौड़ चला था रे, उस तरह में भी देश छोड़ परदेश की ओर चला था। जिस तरह शिवाजी औरंगजेब का बंधन तोड़ चला था, आज नया जीवन को मैं भी देख मोड़ चला था रे, देख मोड़ चला था। और मेरे साथ
साथ मेरा घात हुआ, मेरे साथ में घात हुआ, मेरा सब प्रोग्राम बिखर गया। दोनों हाथ धरे शादी पे नार तले में कर गया रे याद मेरे देश की मैं से डर गया रे। दोनों हाथ धरे छाती पे गोटिया में सिर डर गया रे। आई याद देश की नुकनावदसी दल दल में देश की मल्ला की के गलती, लाख यतन कर लिए नाव ना एक इंच भी चलती रे। ना जाने या गर्दिश कितने रहेगी रंग बदलती, परवन्ने मिटने को आए क्षमा रहेगी चलती रे। परवाने मिटने को आए क्षमा रहेगी चलती। लोगों इतना कह के दुखी हुआ, वो इतना कह के दुखी हुआ, सर घुटनों अंदर धर गया। दोनों हाथ छाती करे न कर जा रे। आई याद नार तले न करे जा रे। वो दोनों हाथ करे छाती पे गोटे सरे न करे जा रे। आई देश की याद देश की। और लोगों सुनो ध्यान से, भाई मौलवी साहब के बाने में देश की हस्ती एक लुकी थी, गर्दिश के चक्कर में चढ़ के नीची नाड़ झुकी थी रे। दुखों में गिर गया सुखों की घड़ियां गुजर चुकी थी, मुगलपुरा के स्टेशन पे फ्रंटियर मेल रुकी थी रे। मुगलपुरा के स्टेशन पे फ्रंटियर मेल रुकी थी रे। भाई शोभाराम कह बाबूजी, शोभाराम कह बाबूजी, गाड़ी तय तले उतर गया। वो दोनों हाथ छाती में कर जा रे। देश के और लोगों मुगलपुरा के स्टेशन के ऊपर फ्रंटियर मेल गाड़ी रुकती है। सुभाष बाबू समझ चुके हैं कि ये देश का कौमी गद्दार तुझे पहचान चुका है और अगले स्टेशन पर ये तुझे गिरफ्तार करवा देगा। बस कहने लगा कि मैं जो है अभी बाहर जाकर के आता हूं। नेताजी नीचे उतर गए और ये जनरंजन इसको देख रहा है, क्योंकि गाड़ी 2-4 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकनी थी। बस रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक बहुत बड़ा होटल था। उस होटल के अंदर जो थे ये मौलाना साहब जो है पहुंच गए। और बहनों और भाइयों, केवल 2-4 मिनट के अंदर ही जाकर के अपनी दाढ़ी जो है इसने उतार दी। दाढ़ी उतार करके, दाढ़ी काट करके वो ड्रेस जो पहन रखी थी उस ड्रेस को बदल दिया और एकदम से फ्रांसीसी बन करके तैयार हो गया। ये नौजवान सारा वेश बदल दिया, फ्रांसीसी नौजवान बन गया। और भाई सुभाष बाबू के पास भी रिवॉल्वर पिस्तौल था। बस उस होटल के मालिक से कह दिया कि भाई साहब मेरे बारे में जब तक मैं यहां से कुछ दूर ना चला जाऊं किसी को कुछ मत बताना और कुछ पैसे होटल
वाले को दे दिए। बस इधर से जनरंजन होटल की तरफ को बढ़ रहा था। पुलिस के जवान जो यहाँ फोन करके इसने बुलाए थे वो जवान भी थे। अगले स्टेशन पर भी पुलिस के जवान इंतजार कर रहे थे। जनरंजन सामने आया तो फ्रांसीसी नौजवान बाहर निकला। जनरंजन ने देख करके कहा कि तुम कौन हो? बस एकदम से फ्रांसीसी नौजवान कहता है कि दिखता नहीं, मैं फ्रांसीसी हूं और मैं तेरे भारत के अंदर ही रहता हूं, दूर हट जाओ वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। ये बात कह करके बहनों और भाइयों सुभाष बाबू आगे बढ़ने लगा तो जनरंजन जो है एकदम से सैल्यूट लगाता है, क्योंकि फ्रांसीसियों की बड़ी इज्जत थी भाई मेरे देश में। सुभाष ने धमका दिया फ्रांसीसी वेश में और जनरंजन जो है रास्ता छोड़ दिया, होटल के अंदर मौलाना साहब को देखने के लिए घुस गया। इतनी देर में सुभाष ने एक जल्दी जल्दी गाड़ी, एक टैक्सी किराए पर की और बहनों और भाइयों पेशावर के लिए जो है सुभाष बाबू गाड़ी टैक्सी में बैठ करके जा रहे थे। उधर से जनरंजन अंदर पहुंचा, जाकर के होटल के मालिक से पूछा कि वो मौलाना जो अभी अभी अंदर आया था वो कहां है? 2-4 डंडे होटल के मालिक को मारे, पर बहनों और भाइयों होटल का मालिक थोड़ा सा मुस्कुराया, हंसा और यूं कहने लगा, पुलिस कप्तान जिस मौलाना साहब को तुम ढूंढना चाहते हो उसकी निशानी तो मैं बताऊं कहां पड़ी? कमरे के अंदर ले गया, वहां पर वो ड्रेस, वो दाढ़ी, वो सारे का सारा सामान पड़ा था। बोला भाई तेरे मौलवी साहब का यूं बाणा तो यूं पड़ा सारे का सारा। और वो जो फ्रांसीसी अभी बाहर निकला है वो वही मौलाना था जो वेश बदल करके बाहर निकला है। बहनों और भाइयों पुलिस के जवानों को जनरंजन ने कहा कि भागो, पकड़ो उस फ्रांसीसी को, वो और कोई नहीं बल्कि वो सुभाष था। बहनों और भाइयों पेशावर के अंदर ये सुभाष बाबू पहुंच जाते हैं। पेशावर के अंदर बाबूजी पहुंच जाते हैं। इधर पीछे पीछे पुलिस कप्तान जनरंजन और सिपाही और फ्रांसीसी साहब को जब देखा कि पेशावर में घूम रहा है तो जनरंजन ने पीछे दौड़ लगाई। पुलिस वालों से कह दिया इसको पकड़ो, भागने ना पाए। आगे आगे भारत का, हिंद का शेर भागा जा रहा था, पीछे पीछे जनरंजन और उसके सिपाही जा रहे थे। पर बहनों और भाइयों रास्ते में एक नाला आ गया, इस नाले के ऊपर से वो फ्रांसीसी बाबू जो है कूद जाते हैं और कूद करके एक 14-15 फीट ऊंची दीवार से कूद करके एक बंगले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और वो बंगला सरकारी बंगला था। बहनों और भाइयों यहां से सुनो, कहानी थोड़ा सा मोड़ खा रही है। जनरंजन गेट के ऊपर पहुंचा और गेट के ऊपर जो अफसर खड़ा है मिलिट्री का, उससे कहा कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे उस क्रांतिकारी सुभाष की तलाश है। और बहनों और भाइयों वो जो पुलिस का अफसर जो पहरे पर था ना, वो कोई और नहीं बल्कि वो वही बसंत था जिसका जीवन सुभाष ने बचाया था और जो मिलिट्री के अंदर भर्ती हुआ था। उसने जब सुना कि सुभाष बाबू अंदर है और मेरा बहनोई गिरफ्तार करना चाहता है तो कहा कि जाओ, भाग जाओ, आज्ञा लेकर के, ऑर्डर, परमिशन लेकर के आओ, तभी अंदर दाखिल हो सकते हो। जनरंजन को दुत्कार दिया इसने। जनरंजन आज्ञा लेने के लिए चला गया और एक दूसरे जवान को गेट पर खड़ा करके ये बसंत जो है उन पेड़ों के अंदर, उन शाखाओं के अंदर सुभाष को ढूंढ रहा है जो वहां पर छुपे हुए थे। एकदम से आवाज लगाई कि ओ मेरे देश के बहादुर सिपाही, अब बाहर निकला, कोई आपत्ति, कोई खतरा नहीं है। और एक बात कह रहा था बसंत, और बात क्या है लो सुनो। नोके मेरे देश के वीर सिपाही, तनबाजी जान की लाई, ओ मेरे देश के वीर सिपाही,
तन बाजी जान की लाई। आपत्ति में दूर घबा हो, आपत्ति में दूर भगाई, जरा घबरावे ना, जरा घबरावे ना। सुन बाबू सुन देश के वीर सिपाही, तन बाजी जान की लाई। आपत्ति में दूर भगाई, घबरावे ना, जरा घबरावे ना रे बाबू। वो बाबू निकल बाहर को आया, हो बाबू निकल बाहर को आया, था दिल में बहुत घबराया। वो बसंत ने यूं फरमाया, तू अब सकुचावे ना, तू अब सकुचावे ना। सुन बाबू ओ देश के वीर सिपाही, तन बाजी जान की लाई। आपत्ति में दूर भगाई, घबरावे ना, घबरावे ना रे बाबू। क्या कहा? मैं तेरा हूँ दास पुराना, हो मैं तो तेरा हूँ दास पुराना, जो जल का बना था परवाना, हो गया था जग से रवाना। तू नौका लावे ना, तू नौका लावे ना। सुन बाबू मेरे देश के वीर सिपाही, आज जान की लाई। आपत्ति में भगाई, जरा घबरावे ना रे बाबू। सुभाष से कहा कि बाबू बाहर निकलाओ। और सुभाष ने कहा तुम कौन हो? कि मैं वही बसंत हूँ जिसको डांट फटकार आपने जेल के अंदर दी थी। बस सुभाष यूं बोले, बसंत बेटा अब मेरे पास चर्चाएं करने का समय नहीं है, बस एक काम कर दे तू अब तो। क्या? यूं कहने लगा सुभाष, ओ अब पिछली चर्चा छोड़ो, अब पिछली चर्चा छोड़ो, प्रोग्राम नया कोई जोड़ो। गोरों के मुंह को फोड़ो, निशा कोई पावे ना, निशा कोई पावे ना। सुन बाबू मेरे देश के वीर सिपाही, तूने बाज जान की लाई। आपत्ति में दूर भगाई, जरा घबरावे ना, ओ जरा घबरावे ना रे बाबू। कोई ऐसी नेक सलाह दे, कोई ऐसी तू नेक सलाह दे, सीधा काबुल मुझे पहुंचा दे। सुखपाल तू आग लगा दे, जो कभी बुझ पावे ना, जो कभी बुझ पावे ना। सुन बाबू मेरे देश के वीर सिपाही, तन बाजी जान की लाई। आपत्ति में दूर भगाई, जरा घबरावे ना, ओ जरा घबरावे ना रे बाबू। ओ बसंत, ये चर्चाएं करने का समय मेरे पास नहीं है। इस देश के अंदर रह करके मैं भारत माता को आजाद नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ क्रांति का बिगुल बजाना चाहता हूँ, तो पुलिस मुझे पकड़ करके जेल में डाल देगी। अपने देश में रह करके मैं देश को आजाद नहीं करवा सकता, इसलिए मजबूरन मुझे विदेशों में घूमना पड़ेगा। बाहर जाकर के मुझे दूसरे लोगों से मदद लेनी पड़ेगी, फौज बनानी पड़ेगी, और फौज बना करके मैं इन अंग्रेजों के मुंह को तोड़ना चाहता हूँ, और लड़ाई लड़ करके जीत करके भारत को मैं आजाद करवाऊंगा। इसलिए ज्यादा समय ना मेरे पास, सुनो बसंत मेरे वीर, सीधा काबुल मुझे पहुंचा दे, कोई सोच ले अब तदवीर। बसंत बोला मौलाओं का जत्था कल काबुल जाएगा, पठान वेश में चले जाना, सब काम सिद्ध हो जाएगा। काम सिद्ध हो जाएगा, सब काम सिद्ध हो जाएगा। बहनों और भाइयों,
ये कह दिया कि मुझे तू बाहर पहुंचा दे यहाँ से। और दोस्तों और बुजुर्गों, बसंत ने कहा कि काबुल के लिए कल मौलाओं का जत्था जाएगा, उस जत्थे में शामिल होकर के आप जा सकते हैं। बहनों और भाइयों, वो फ्रांसीसी वेश भी भारत के उस शेर ने उतार दिया और पठान का वेश जो है दोबारा बना लिया। एक पागल पठान बनकर के उस मौलाओं के जत्थे के अंदर शामिल हो रहा है। देश का ये नौजवान, ये बहादुर सिपाही देश की आजादी के लिए तरह तरह के फैशन बदल रहा है। पर बहनों और भाइयों, फैशन तो आज का नौजवान भी करे भाई। और आज तो सच्ची बात ये है, इतना फैशन बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि पिछाड़ में नहीं आता। लड़की है, लड़का है, लुगाई है, लोग है, लेडी है, लेडा है, श्रीमती है, श्रीमता है, पिछाड़ में नहीं भाई साहब। आज तो इतना फैशन। रेलगाड़ी के डब्बे में एक दिन हम सफर कर रहे थे, मेरे वाली सीट के ऊपर भीड़ थी, एक नौजवान मेरी बराबर में बैठा, 14-15 साल की उम्र, बालों की कटिंग, पेंट बुरसट सी पहरायु, नमुछिया, 14-15 साल का। मैंने इसका हाथ लगा दिया, मगा भाई थोड़ा प्रेसी को होले या बुढ़िया माता भाई इसने बैठा देंगे। जब मैंने इसका भाई साहब कहा, भाई ने लाल लाल आंख काटी, बोला कौन है, बोलने की तमीज नहीं है। अरे मगा भले आदमी, 14-15 साल का तू छोरा, उम्र में छोटा, रत्न भाई साहब कहने लग रहा, तमीज कैसे नहीं? बोला मैं भाई साहब थोड़ा हूँ। मगा और के प्रोग्राम भाई तेरा? बोला मैं तो बहन जी हूँ। इसका मतलब यह छोरी थी, पर बाना ऐसा बना रखा, फैशन ऐसा बना रखा, कोई पिछाड़ नहीं। अब इसके साथ तो मेरी बात हुई नहीं। वो ऊपरली जो सोन की सीट होया ना रेल में, वहां से एक 60 साल का बुढ़ा वो लौट रहा, डोगा लेकर हाथ में बैठ, पेंट बुरसट पहन रखी इसने भी, और भाई काला चश्मा लगा रखा, बालों की कटिंग, छोटे छोटे धोले धोले इसके बाल। मेरे से बोला भाई कौन है, लड़की को परेशान करता है। मैंने कहा ताऊ जी लड़की तुम्हारी है, पर कोई गड़बड़ तो मैंने की नहीं, मैंने तो केवल भाई साहब क्या है। मां कोई बात नहीं ताऊ जी, गलती होगी। जब मैंने उस बुढ़े का ताऊ कहा, फिर वो भी बिगड़ गया। बोला तू छोड़ी ना, तो उल्टा बोल रहा था, तू तो मैंने भी उल्टा बोल रहा है। अरे मगर तुमने ताऊ कहने लग रहा, उल्टा क्या बोल दिया? यू बुढ़ा बोला मैं ताऊ थोड़ा हूँ। मगा और तू के है? बोला मैं इस लड़की की मम्मी हूँ। मगा वाह मम्मी क्या कहने हैं तेरे। आज तो बहनों और भाइयों ये फैशन है, ये तो लड़कियों का हाल। और जब छोरा का हाल बताऊं, छोरा बैठा, अब जाड़े के दिन, सर्दी के दिन आगे, इस मौसम में ये छोरे जो है वो सलवार टाइप में वो सुतनी ही पजामा पहने, और भाई जो है छोटे छोटे इसके बाल, वो एक शाल सा उड़ रहा और यू तंगे में बैठा। एक बुढ़िया ने देखा, बुढ़िया का ध्यान पड़ा नौजवान के ऊपर, सलवार सी पहन रहा और भाई सर के ऊपर शाल उड़ रहा, वो जमफर सा पहन रहा, लड़की जैसा भेष। बुढ़िया ने कुछ कम दिखा था, इसकी पिछाड़ में नहीं आया। हाथों का देखा बुढ़िया ने, हाथों में कुछ था ही नहीं, चूड़ी चाड़ी सी। अब यह बुढ़िया भ्रांति में पड़ गई। इस छोरे के सिर पर हाथ धर के बुढ़िया ने बात शुरू करी। न्यू बोलिए बेटी, मैं भी तेरी उम्र में रांड हुई थी। आने तो बात शुरू करी बुढ़िया ने, न्यू बोली मैं भी तेरी उम्र में रांड हुई थी। यू छोरा बोला, बुढ़िया छोरा छोरा। बुढ़िया फिर उल्टी समझ गई। न्यू बोली अच्छा एक छोरा भी तेरे पे? या बोला छोरा नहीं मैं मर्द मर्द मर्द, 3 बार मर्द कहा। बुढ़िया न्यू बोली ईसा किसा मर्द है तेरा, जो तेरे हाथा में चूड़ी भी नहीं डाल सकता यार। ईसा किसा मर्द ले रही है तू। छोरे ने सोचा भैया तो परेशान करेगी बुढ़िया, यू तंगे में कूद गया और भाज लिया। बुढ़िया न्यू बोली जा न्यू धक्के खंदी अंडा की तेरे वर्गी। बहनों और भाइयों, आज कोई पहचान नहीं भाई लड़की का लड़के का। खैर मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था, सुभाष बाबू जो है मौलाओं के जत्थे में शामिल होकर के पेशावर पहुंच जाते हैं। और पेशावर के अंदर जब ये पहुंचे दोस्तों और बुजुर्गों, इधर से ये छुट्टी लेकर के बसंत अपने घर आया, अपनी बहन नीरा से मिला। कहने लगा बहन सुनाओ क्या समाचार है। भाई बहन से पूछ रहा, कहो कुशल समाचार, कहो बहन क्या कर रही हैं जनरंजन सरदार। नीरा ने कहा भाई जनरंजन सरदार क्या करते, सुभाष बाबू जो हैं फरार हो गए हैं और मेरे पति उनको गिरफ्तार करने के लिए जो है लगे हुए हैं। ये अंग्रेज सरकार ने सुभाष बाबू की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया। जो कोई भी सुभाष बाबू को जीवित या मृत गिरफ्तार करवाएगा 1 लाख रुपए का इनाम। और मेरे पति को चेतावनी दे दी गई है, अगर उन्होंने सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर लिया तो 1 लाख का इनाम, और जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सके तो जुर्माना होगा वो अलग, और जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। इसलिए भाई ये बात है। पर बसंत ने कहा बहन सुभाष बाबू देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और तुम्हारे ये पति ये जो है देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, इसलिए सुभाष बाबू ने सारा जीवन जो है देश की आजादी के लिए लगा दिया। और लोगों ये नीरा जो है भाई ये भी बहनों और भाइयों मिलिट्री के अंदर भर्ती हो जाती है।
ये पे तो पहले था ही, ये भी भर्ती हो गई। और दोस्तों और बुजुर्गों, इधर से सुभाष बाबू पेशावर के अंदर पहुंच गए और ये पता लगाता लगाता जनरंजन भी वहां पर पहुंच जाता है, पीछा कर रहा है। सुभाष बाबू के पीछे दौड़ लगा रहे थे। एक पतली सी गली में सुभाष बाबू घुस गए, अंधेरे का फायदा उठा करके। ये पीछे पीछे थे ही, बस उस पतली सी गली में घुस के एक गेट था लोहे का, उस गेट के अंधेरे में कमर लगा करके खड़े हो गए। जब सुभाष बाबू के सामने से वो पुलिस के जवान आगे निकल गए तो ये खड़े थे, थोड़ा कमर गेट के साथ में, दरवाजे के साथ में टकराई तो लोहे की जो छोटी खिड़की थी उस गेट के अंदर, उस दरवाजे के अंदर, वो खुल गई कमर लग के। एकदम से सुभाष बाबू अंदर पहुंचे और जो मकान मालिक था उसने कहा कि तुम कौन हो? इसने कहा कि मैं। इसने सच्चाई बता दी कि मेरा नाम सुभाष है और मैं भारत को आजादी दिलवाना चाहता हूँ। बहन और भाइयों, ये जो मकान मालिक था ना, ये भारत का रहने वाला था और इसका नाम था सेठ उत्तम चंद मल्होत्रा। इसकी जो है वहां पर रेडियो की दुकान थी। इसने कहा, बाबूजी आप सुभाष हो आप? कि हाँ मैं सुभाष हूँ। बहन और भाइयों, बाबू के पैर पकड़ लिए लाला ने और यूं बोला, ओ सुभाष बाबू, तेरे जैसे सेनानी का, तेरे जैसे क्रांतिकारी का दर्शन पाकर के आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। ये मेरे अहोभाग्य है कि आप मेरे दरवाजे पर आए। बहन और भाइयों, यहाँ पर वेश बदल करके सुभाष बाबू 1 महीने तक रहे, लेकिन उदास रहते थे, चिंतित रहते थे। एक दिन लाला ने पूछा कि सुभाष बाबू क्या बात है, आप उदास रहते हैं, चिंतित रहते हैं, मायूसी है चेहरे के ऊपर? सुभाष ने कहा, क्या करूं, यही उथल पुथल मेरे दिमाग में रहती है लाला जी, देश को आजादी कैसे मिलेगी। पर आप एक काम कर दो, क्या आप मुझे केवल 8,000 रुपए दे दो। 8,000 रुपए की सहायता से मैं ये देश छोड़ करके बाहर जाना चाहता हूं। और बहन और भाइयों, लाला ने कहा, ओ बाबू 8,000 की क्या गिनती, आप कितने भी ले सकते हो। और बहन और भाइयों, पैसे देने के लिए लाला जी तैयार हो गए और सुभाष बाबू वहां से चलने की तैयारियां करते हैं। और क्या होता है, लो सुनो। बहन और भाइयों, उत्तम चंद मल्होत्रा से ये पैसे लेकर के, मदद लेकर के जो है काबुल से चल देते हैं सुभाष बाबू। और क्या होता है, लो सुनो। बैर बात सुन के बाबू की, हेरा लाला हो गया था खुशी रे अपार, बात सुन के बाबू की। भाई भारत माता दसी गार में इसे लगा दो पार, हो बाबू इसे लगा दो पार। 8,000 की के गिनती चाहे ले लो 20,000, बात सुन के बाबू की। भाई करी नमस्ते बाबूजी ने हुए गाड़ी सवार, वो तो हुए गाड़ी सवार। करे नमस्ते बाबूजी ने हुए जीप सवार, वो तो। और रूस के राजदूत जवारा पहुंचे रूस सरदार, बात सुन के बाबू की। बहनों और भाइयों, जीप के अंदर सवार होकर के जो है छोड़ करके काबुल को चल पड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और गाड़ी में सवार होकर के जहां पर इनको जाना था वहां पर पहुंचे और बहनों और भाइयों घूमते घूमते रूस के अंदर पहुंच गए। सबसे पहले रूस में पहुंचे, मदद के लिए गुहार की कि मेरी मदद करो, मैं भारत को जो है आजाद करवाना चाहता हूं। लेकिन रूस की भी लड़ाई चल रही थी, क्योंकि विश्व युद्ध होने की संभावनाएं चल रही थी बहनों और भाइयों। और दुनिया के बहुत सारे देशों के ऊपर उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी और रूस ने मदद से इनकार कर दिया। उसके बाद में दोस्तों और बुजुर्गों जा रहे हैं ये कि जा स्टालिन से भेद बताया, सहायता को हाथ हिलाया, फिर इटली को मता उपाया रे बोलो ओम। एक महाबर लिंग में रहकर हिटलर से किया विचार, बात सुन के बाबू की। और लाला हो गया था खुशी रे अपार।
उसके बाद बहनों और भाइयों ये जो है इटली के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर जर्मन के अंदर जब ये पहुंचे तो हिटलर ने जो है स्वागत का इंतजाम किया और बड़ा भव्य स्वागत नेताजी का हुआ। और बहनों और भाइयों हिटलर ने कहा कि ये मेरे सौभाग्य है कि इतना बड़ा क्रांतिकारी आज मेरे देश के ऊपर तुम्हारे कदम पड़े हैं, तुम्हारे पैर पड़े हैं। बहनों और भाइयों बड़ा स्वागत हुआ जर्मन के अंदर सुभाष बाबू का। और हिटलर ने तमाम मदद देने की जो है बात कह दी कि जैसी भी होगी मैं आपकी मदद करूंगा, पैसे से, फौज से, जैसे भी होगी। वहां से दोस्तों और बुजुर्गों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर के पास से सलाह बनाई कि अब तो जापान के अंदर जाना चाहिए, कुछ मदद यहां से मिलेगी, कुछ जापान से लेंगे और जापान की तैयारी करने लगे। और क्या हुआ भाई, जर्मन से जापान की सूरत लगाई, जाटोंजो से सलाह मिलाई। भाई सुखपाल कुंवर के जापानियों का चल रहा था प्रचार, रात सुन के बाबू की तेरा लाला हो गया था खुशी रे अपार। सुन के लोगों समय भागा जा रहा है, चर्चा मैं आपके सामने जल्दी जल्दी में कर रहा हूं। बहनों और भाइयों जापान के अंदर पहुंचे और जापान के प्रधानमंत्री से जो है मदद मांगी। जापान ने भी उस जमाने में जो है 35 लाख डॉलर देने की बात कह दी कि आपको रुपया भी दिया जाएगा और सैनिक मदद भी दी जाएगी। बहनों और भाइयों पनडुब्बियों के द्वारा जो है कई देशों की सैर की, कितना काम देश के बाहर रह करके नेताजी ने किया। भारत के जो लोग विदेशों में रहते थे उन सबको एक झंडे के नीचे लाए और ड्रेसडन के अंदर आजाद हिंद फौज की उसके बाद में स्थापना की। और बहनों और भाइयों आजाद हिंद फौज की स्थापना करके जो जापान से मदद मिली थी वो लेकर के, जो हिटलर से मदद मिली थी वो लेकर के, और भारत के नौजवानों की जो है अपनी एक वो फौज बना करके जो है विदेश की धरती से अब ये भारत के अंदर जाने के लिए तैयारी करते हैं, रवाना होते हैं। और चलते चलते इनकी सेना जो है ब्रह्मा की सीमा को लांघ करके भारत में जाने की तैयारियां कर रही थी। लोगों लो सुनो क्या होता है। हेर ब्रह्मा की सीमा को लांघ के भारतीय दल आया, भारत भूमि मणिपुर में अपना झंडा फहराया। ब्रह्मा की सीमा ने लांघ के भारतीय आया। मणिपुर के अंदर आगे अंग्रेजों को लड़ाई के लिए ललकार दिया सुभाष बाबू ने। और दोस्तों बुजुर्गों बड़ी भयंकर लड़ाई शुरू हो गई भारत के अंदर। आजाद हिंद फौज के सिपाही दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे थे, दुश्मनों के सर काट काट करके ढेर लगा रहे थे। और क्या हो रहा था भाई, भारतीय सेना के सेनापति थे कैप्टन शाह नवाज, दिल के अरमान मिटाने को वो दुश्मन से भाई भिड़ गए आज। टैंक तोपों से धरती दहली, बम बरसते चले जहाज, दुश्मन ऊपर टूट पड़े जो चिड़ियों के ऊपर को बाज। राम को ही माँ पोलैंड टिडिम, राम को ही माँ पोलैंड टिडिम, स्थानों को कब्जाया रे भारत भूमि मणिपुर में अपना झंडा लहराया। इम्फाल मणिपुर की राजधानी को एकदम से कब्जाया, हो तो बमों
की धुआंधार से वहां अंधेरा था छाया। मिनटों सेकंडों में दुश्मनों का वहां पर ढेर बनाया रे। वर्षा ऋतु बिताने को अपना वहीं पर डेरा लाया। और विमानों की कमी देख फिर, विमानों की कमी देख फिर वापिस दल को लौटाया। भारत भूमि मणिपुर में आके झंडा लहराया। बालन आया वो भारत की भूमि पर आकर झंडा लहराया। कई विमानों की कमी के साथ एक कारण था हट जाने का। अस्त्र शस्त्रों की थी कमी, कुछ टोटा पड़ गया खाने का। भूखे प्यासे लड़े रात दिन, वस्त्र फटे पुराने का। सिर्फ ध्यान था भारत माँ के गौरव को बढ़ाने का। तेरा बहादुरों को देख सुसज्जित, बहादुरों को देख सुसज्जित, गोरों का दिल दहलाया। भारत भूमि मणिपुर में आके झंडा लहराया। अरावन की पहाड़ियों में तथा इम्फाल के युद्ध स्थल में, पोलैंड के युद्ध भयंकर से चिंता होगी ब्रिटिश दल में। भारतीय वीरों की शानी ना देखा कोई छल बल में। विदेशी सेनापति रात दिन चकित रहे इस हलचल में। फिर झांसी वाली रेजिमेंट में, झांसी वाली रेजिमेंट में शोभा राम गजब ढाया। आके झंडा लहराया। भारतीय सेना लड़ रही थी, दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही थी। और इधर से बहनों और भाइयों, वो बसंत और उसकी बहन नीरा दोनों के दिनों आजाद हिंद फौज के अंदर भर्ती हो जाते हैं। बहनों और भाइयों, नीरा और बसंत दोनों के दोनों आजाद हिंद फौज के अंदर भर्ती हो जाते हैं। और रात के समय जो है इनका पहरा लगता है सुभाष बाबू की रक्षा के लिए। रात के 12 बजे तक पहरा देता है बसंत। उसके बाद में 12 बजे के बाद जो है ड्यूटी शुरू होती है नीरा की। और दोस्तों और बुजुर्गों, जनरंजन जो नीरा का पति था ना, वो सुभाष की तलाश में आया, क्योंकि उसके ऊपर जुर्माना होने का खतरा था, जेल में जाने का खतरा था। सुभाष बाबू को मारने के लिए रात के 12:30 बजे के करीब आया। बसंत की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, नीरा पहरे पर थी। आकर के इसने कहा, नीरा तुम यहाँ? कि हाँ, मैं नेताजी की सेना में भर्ती हो चुकी हूँ। इसने कहा कि मैं सुभाष को मारना चाहता हूँ, 1 लाख का इनाम मिलेगा। लेकिन नीरा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भाग जाओ यहाँ से, जब तक मैं जिंदा हूँ सुभाष का तुम बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सकते। पर बहनों और भाइयों, तंबू को चीर लिया। सुभाष को मारना चाहता था जनरंजन, लेकिन नीरा के हाथ में राइफल थी। राइफल उठा करके अपने पति को दाएं 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 3 गोलियां मार करके जो है ठंडा कर दिया, खत्म कर दिया। अगले दिन बहनों और भाइयों लड़ाई शुरू हो जाती है और भारत के जवान लड़ रहे थे दुश्मनों के साथ में। लीजिए सुनिए। ये चले वीर युद्ध में, जंगी बिगुल बजा के रे चले वीर युद्ध में, संजीवी बजा के रे चले वीर युद्ध में, संजीवी
बजा के। भाई दिल्ली चलो नारा था सुभाष का, जय हिंद के नारों से मंडल गूंजा था आकाश का, चारों तरफ नजारा भाई बना था विनाश का, भारतीय तोपे गोले फेंके होने लगी धमाधम, चारों ओर आग लगी फटके जब भयंकर बम, अंग्रेजों के होश उड़ गए बैठेगी हृदय में गम, अंग्रेजों के होश उड़ के बैठेगी हृदय में गम। भाई खून के नाले बहा दिए लाशों पर लाश चढ़ा कर चल वीर युद्ध में जंगी, बजा कर चल वीर युद्ध में जंगी, बजा के। भाई बाल सेना में भर्ती थे 10-10 बरस के लाल, देखने में छोटे बच्चे लेकिन युद्ध में बड़ी बवाल, हंस पड़ा सुभाष देख के बच्चों का वहाँ कमाल, खेड़ी ऊपर रख कर जान मार मार डेट गए, बांध के छाती पे बम सड़कों ऊपर लेट गए, दुश्मन के हजारों टैंक होकर मड़िया में गए, दुश्मन के हजारों टैंक होकर मलिया में गए, अंग्रेजों के पैरे उखड़ के भाग चले घबरा कह रहे चल वीर युद्ध में जंगी। बजा के। बहनों और भाइयों लड़ाई चल रही थी, कुछ गद्दारों ने नेताजी के साथ में गद्दारी की, नेताजी ने कार्यक्रम बना दिया था कि जितने भी अंग्रेज सिपाही हैं सबको जो है धरती के अंदर बारूद लगा करके सबको उड़ा दिया जाएगा, बारूद दबा दी गई, लेकिन कुछ गद्दारों ने नेताजी के साथ में गद्दारी की, दुश्मनों को भेद दे दिया, लड़ाई चल रही थी, लेकिन बहनों और भाइयों उधर दुश्मनों ने जापान के ऊपर, अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर परमाणु बम फेंक दिए, और उधर से सुभाष का बुलावा आ गया, सुभाष बाबू जो है जापान में जाने की तैयारी करने लगे, लड़ाई को बीच में छोड़ करके, और क्या होता है लो सुनो। भाई जापान की बर्बादी का सुन करके ये समाचार, 18 अगस्त सन 45 दिन था भाई सोमवार, चल दिया सुभाष बाबू जहाज पे होके सवार, चल दिया सुभाष बाबू जहाज पे होके होशियार, भाई मार्ग में विमान वो दुर्घटना का शिकार हुआ, भयंकर चोट लगी बाबू का तन बेकार हुआ, जापान के चिकित्सालय में बाबू का उपचार हुआ, जापान के उपचार में बाबू का ध्यान हुआ, भाई फिर नहीं लौटे शोभाराम थक गए आवाज लगा कर चल वीर युद्ध में। बजा के। बहनों और भाइयों लड़ाई को बीच में छोड़ करके सुभाष बाबू ने जापान में जाने की तैयारी की, जहाज के अंदर जो है सवार हो जाते हैं, पीछे पीछे नीरा और बसंत वो भी जहाज में सवार हो गए, हबीबुर रहमान नेताजी के साथ में था, मार्ग में विमान जो है दुर्घटना का शिकार हो गया, और उसके बाद में दोस्तों और बुजुर्गों नेताजी का इतिहास के अंदर पता नहीं चलता, दोस्तों और बुजुर्गों वो भारत का शेर, चाहे वो देश के लिए अपना उसने बलिदान दे दिया या वो जिंदा रहा ये तो अलग बात है, पर सारा जीवन देश की आजादी के लिए लगा दिया, ऐसे नौजवानों का इतिहास हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से किरणवंतो विश्व मारियम का नारा पूरा होगा। बहनों और भाइयों ये कैसेट ऋषि रेडियोज की तरफ से भरी गई है, और इस कैसेट को जो गायक कलाकार हैं, मुख्य कलाकार श्री तेजवीर आर्य भजनोपदेशक, बत्रा कॉलोनी नजदीक कच्चा कैंप पानीपत हरियाणा, जो के मंगल वैद्य के पोते हैं, और सहयोगी कलाकार भाई रणधीर सिंह ग्राम पोस्ट इगरा, मास्टर श्री कश्मीरी लाल जी जिला कैथल गांव जखोली, भाई महेंद्र सिंह जी जो है गांव जखोली से, जो कि हरियाणा के प्रसिद्ध गायक और चिमटा वादक हैं। तो आपने ये कैसेट सुनी, आप सबका धन्यवाद। बोलो वैदिक धर्म की जय।